एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को मैंने कहा था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में जो कोर्स है उसमें धर्मशास्त्र है। मैं धर्मशास्त्र पर अपनी बात आपके सामने रखूंगा। धर्मशास्त्र आपके कोर्स में है। धर्मशास्त्र है क्या? जैसे नाम से पता है कि धर्मों का शास्त्र है। इस शास्त्र में सिर्फ धर्म ही धर्म है, कर्मकांड है, पूजा पद्धति है, देवता की प्रति बात है, मंत्र है, पूजा की विधियां हैं। ऊपरी तौर पर आपको दिखाई पड़ता होगा कि धर्मशास्त्र का यही मतलब हुआ, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को अंदाजा लगा पाते हैं कि धर्मशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को व्याख्यायित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। धर्मशास्त्र एक परंपरा है जो वेदों के बाद उसका उद्भव हुआ। खासतौर से उत्तर वैदिक काल में धर्मशास्त्र की परंपरा का विकास हुआ। अब उत्तर वैदिक काल में हम काल की गणना पर नहीं जा रहे हैं। मेरा काम इतिहास का काम नहीं है कि किस काल में हुआ, किस सन में हुआ, किस ईस्वी में हुआ। मैं इससे एकदम अपनी व्याख्यान से इसको दूर कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य धर्मशास्त्र में प्रतिपादित राजनीतिक चिंतन की परंपरा से ही है। मैं मानता हूं, या आप उसका अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि धर्मशास्त्र में सिर्फ पूजा पद्धति, कर्मकांड पद्धति, देवता के प्रति आराधना पद्धति, भक्ति पद्धति, जीवन की मानवीय संस्कार की पद्धति ही नहीं है। धर्मशास्त्र में वैदिक काल से आने वाले, वेदों से आने वाले राजनीतिक परंपरा का सूत्रबद्ध रूप आपको मिलेगा। धर्मशास्त्र का जो युग है वह युग उत्तर वैदिक काल का युग है, मतलब वेदों के बाद का युग है। अब वेदों के बाद के युग में वेदों का जो समाज रहा होगा, जो राज्य रहा होगा, जो राष्ट्र रहा होगा, जो राज्य और शासन व्यवस्था के विभिन्न तत्व रहे होंगे, वह उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो जाता है। समय के साथ परिवर्तन चलता है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह देश, काल और पात्र के अनुसार समय के साथ उसके मूल्य, उसकी प्रक्रिया, उसकी क्रियाविधि और संस्थाओं का नाम परिवर्तित होता रहा है। इसलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा को भारतीय मूल्यों के संदर्भ में सनातन राजनीतिक परंपरा के रूप में व्याख्यायित किया जाता है और आज भी चल रहा है। वैदिक युग नहीं है, धर्मशास्त्र युग नहीं है, कौटिल्य का युग नहीं है, नीति ग्रंथ का युग नहीं है, शुक्र महाकाव्य का युग, कोई युग नहीं है। आज आधुनिक युग है। लेकिन आज भी अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारत के संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का माइन्यूटली अध्ययन करें तो उसमें धर्मशास्त्र के राजनीतिक मूल्यों का संकेत आज भी आपको दिखाई पड़ेगा। इतनी महत्ता है इसकी। अब सामाजिक परिवर्तन के युग में धर्मशास्त्र काल में राजनीति का रूप भी बदलता है। समाज में जो वर्ण व्यवस्था का भाव था, वह वर्ण व्यवस्था का भाव अपने स्तर भेद के साथ शुरू होता है। वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। इसका संबंध जाति से नहीं है, इसका संबंध क्रियाविधि से है, इसका संबंध व्यवसायों से है, इसका संबंध गुणों से है। तो धर्मशास्त्र युग में यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह व्यवस्था एक स्तरीय भेद के साथ आता है, भेद होता है इसमें। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में भेद नहीं होता था, लेकिन समाज के बदलते परिवेश में धर्मशास्त्र काल में वर्ण व्यवस्था
एक स्तरीय भेद के सामने आता है। सामाजिक जो संस्थाएं थी, प्राचीन भारत में दो तरह के संस्थाओं का विकास होता है, एक तो राजनीतिक संस्था और दूसरा सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्थाओं की सर्वोच्चता राजनीतिक संस्थाओं पर होती थी। इसके अनेक संदर्भ हैं। आप देखिए कि सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में वैदिक काल में जो सामाजिक संस्थाएं थी वह राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा सशक्त थी, ये लिखा हुआ। ऋग्वेद के ट्रांसलेशन में एवी कीथ उसकी टिप्पणी में लिखते हैं कि प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्था ही, सामाजिक संस्था ही राजनीतिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी में लिखते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के बगैर भारत में राजनीतिक संस्थाओं की कल्पना नहीं की जा सकती। एच.एन. सिन्हा डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी में लिखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संस्था ही राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण करती थी। ये सारी पुस्तक इस बात को संकेत करते हैं कि सामाजिक संस्थाओं का महत्व बहुत अधिक था। अब उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संस्थाओं पर धर्म की प्रभुता स्थापित हो गई। धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं है, रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। धर्म का मतलब विधि की संप्रभुता। धर्म इज लॉ। उत्तर वैदिक काल में धर्म एक कानून के रूप में, विधि के रूप में सामने आता। तो विधि ने अपना जाल फैलाया और विधि ने, कानून ने, लॉ ने उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संस्थाओं के गिरावट को रोकने के लिए कानून के माध्यम से कोडिफिकेशन किया, कानूनबद्ध किया। अंत में धर्म का, अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जब सामाजिक संस्थाएं धर्म के आवरण में आ गई तो सामाजिक संस्थाएं कानून संवैधानिक हो गई, कानून सम्मत हो गई। और जब कानून सम्मत संवैधानिक संस्थाएं हुई तो उनका प्रभाव उत्तर वैदिक काल में राज्य पर भी पड़ा। राज्य धर्म के अधीन हो गया। इससे राजनीतिक और धार्मिक परंपराओं के सम्मिश्रण का भाव शुरू होता है। राजनीति और धर्म दोनों का सम्मिश्रण होता है। धार्मिक संरक्षण का अधिकार या कर्तव्य राज्य का कर्तव्य बन जाता है और इसमें विस्तार की संभावना राज्य खोजने लगती है। इसलिए उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक विकास के युग में का परिवर्तन होता है। सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक विकास, विवेकवादी विकास का काल शुरू हो जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ने, ब्राह्मण काल था, ब्राह्मणों का युग है। ऐतरेय ब्राह्मण में कई शब्द मिलते हैं। एक शब्द मिलता है साम्राज्य, दूसरा शब्द मिलता है भोज्य, तीसरा शब्द मिलता है स्वराज्य, स्वराज्य नहीं स्वराज्य, तीसरा शब्द मिलता है वैराज्य और अंतिम शब्द मिलता है राज्य। तो राज्य और शासन व्यवस्था के ये रूप मिलते हैं। साम्राज्य मतलब बड़ा राज्य, भोज्य का मतलब मिडिल राज्य, स्वराज्य का मतलब सभी राज्यों का समर्थन अपना राज्य, और राज्य विहीन स्थिति में वैराज्य दिखाई पड़ता है और अंत में राज्य नामक संस्था का निर्माण होता है। इसके राजनीतिक अर्थ पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इसका जो राजनीतिक निहितार्थ है इसमें विद्वान एकमत नहीं है। कीथ साम्राज्य का अर्थ लगाते हैं अधिपति। कीथ क्या कहते हैं, वी कीथ क्या कहते हैं कि साम्राज्य का अर्थ अधिपति, अधिपति का मतलब लीडरशिप। भोज्य का मतलब वो लगाते हैं सर्वोच्च सत्ता, संप्रभुता, सॉवरेंटी।
स्वराज्य का मतलब समझते हैं स्वशासन, स्वशासन, और वैराज्य का मतलब समझते लगाते हैं संप्रभुता, एवं राज्य का मतलब वो लगाते हैं राजत्व या राजशक्ति। इसका अर्थ भी लोगों ने किया, लेकिन जायसवाल ने इसके अर्थ में दूसरी बात जोड़ी। जायसवाल ने कहा कि ये सारे शब्द फेडरलिज्म की ओर, संघवाद की ओर निर्देशित करते हैं। केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी में कहा कि जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द फेडरलिज्म के आधार है, संघवाद के आधार है। यह अद्भुत बात थी, इस पर शोध नहीं हुआ कि है कि नहीं है, ये सारे शब्द संघवादी हैं कि नहीं है, इस पर काम ही नहीं हुआ। अगर है तो मतलब दुनिया में संघवाद को शुरू करने का, लोकतंत्र में संघवाद, फेडरलिज्म को शुरू करने का श्रेय भारत को दिया जाना चाहिए, वो भी उत्तर वैदिक काल को, अगर है तो। अगर नहीं है तो इन शब्दों का निहितार्थ क्या हुआ, यह सवाल सबके मन में आना चाहिए। और जायसवाल यहां तक कहते हैं कि अभी तक फेडरलिज्म में राज्यों का संघ होता है। उत्तर भारत में संघवाद है, देश में विभिन्न राज्य हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमाम संघ राज्य हैं। इन राज्यों का समुच्चय संघवाद हो जाता है। जायसवाल एक नया शब्द जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रों का संघवाद था। राजतंत्र का संघवाद मतलब शासन का संघवाद, राजतंत्र, राज्य, स्टेट गवर्नेंस का संघवाद। यह नया शब्द सामने आता है, यह नया शब्द लोगों के लिए नया हो जाएगा। स्टेट गवर्नेंस का संघवाद, राज्यों का ही नहीं, उससे और आगे बढ़ करके संघवाद। भंडारकर इसको मानते हैं। भंडारकर ने किताब लिखी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। उन्होंने कहा कि यह कोई न संघवाद है, न इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है, यह वास्तव में उपाधियां हैं, राजाओं की, कार्यपालिका की या नेतृत्व की उपाधियां हैं। अब आप इस भेद के अस्तर भेद को देखें तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि उत्तर वैदिक काल में भी संघवाद के संकेत हैं, गुड गवर्नेंस के संकेत हैं, लोकतांत्रिक राज्य के संकेत हैं और राजतंत्र के संकेत हैं। इस विषय पर विद्वानों को अपनी बात रखनी चाहिए। इससे सत्ता के स्तर का बोध पता चलता है, किस तरह की सत्ता है, कौन सी लोकतांत्रिक सत्ता है, राजतंत्रात्मक सत्ता है, गणतंत्रात्मक सत्ता है, या एकात्मक सत्ता है, या बहुल व्यवस्थात्मक सत्ता है, क्या सत्ता है? इसमें स्तर भेद का पता चलता है। उत्तर वैदिक काल के युग में सामाजिक शक्ति सारी राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र है। अद्भुत बात यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र राजनीति या राज्य नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक शक्ति इसकी देन है। और इसका संस्थात्मक रूप सामने आता है और इन संस्थात्मक रूपों को समाज संरक्षित रखता है। अब उसमें एक और शब्द आता है कि राज्य जो है समाज पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। राज्य समाज पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन समाज अपनी संप्रभुता राज्य को देने को तैयार नहीं होता। इसी में एक शब्द आता है रत्निन, रत्नी शब्द आता है। रत्नी का मतलब कि मंत्रिमंडल के सदस्य, अगर मंत्रिमंडल है तभी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के भी संकेत हैं और उसी में एक शब्द आता है रत्नी। रत्नी का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य, और यह रत्नी एक सामाजिक संगठन है, यह राजनीतिक संगठन नहीं है। इसमें कौन कौन लोग हैं? पहला बताते हैं, सेनानी है, सेना का प्रमुख अधिकारी है।
पुरोहित है, धर्म का प्रमुख, कर्मकांड का प्रमुख व्यक्ति है। राजा इसमें एक अंग है, सेनानी पहले है, सेना पहले है, राजा मतलब कार्यपालिका इसमें एक पार्ट है, रत्नी में एक पार्ट है। दूसरा राजमहिषी है। राजमहिषी कौन है? राजा की रानी ही भी राजा के मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य है। राजमहिषी स्वाभाविक है कि राजमहिषी महिला है, तो मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में राज सत्ता में महिलाओं की सीधी भागीदारी है, और इसे महिला सशक्तिकरण का रूप आप स्वीकार कर सकते हैं। राज्य के निर्णयों में महिला की भागीदारी है, राज्य के निर्णयों में महिला हस्तक्षेप करती है, राज्य के राजा को या कार्यपालिका को महिला नियंत्रित करती है। यह उत्तर वैदिक काल में एक नया तत्व जुड़ता है। तीसरा है सूत। सूत कौन लोग हैं? सूत समाज का निर्बल वर्ग है, जिसको आप पिछड़ा कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं, अभावग्रस्त, जो भी कह दीजिए। यह जो सूत है, यह समाज का वह वर्ग है जो अभावग्रस्त है, और समाज का यह अभावग्रस्त को राज्य में भागीदारी मिलती है। जैसे हमारे आरक्षण पर भागीदारी मिलती है, उसी तरह सूत नामक शब्द से राज्य में भागीदारी देते हैं। और उसके बाद है छठा ग्रामणी। ग्राम का अधिकारी, पंचायतों का अधिकारी, ग्राम प्रधान, जो भी ग्राम का अधिकारी हो, उसको राज्य के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है। सातवां है क्षत्रिय, जो वीर हैं, जो साहसी हैं, जिसको छत्ता भी कहते हैं, उनको भागीदारी मिलती है। आठवां संग्रहिता, जिसमें व्यापारी वर्ग आता है, उद्योग धंधा करने वाला वर्ग आता है, ये भी उसमें भागीदार होते। तो इस तरह के जो रत्नियों का 11 और भी रूप हैं इसके, जैसे भागदूत, आक्षावप, गोविकर्तन एवं पालागल। ये जो 11-12 रत्नियों के नाम दिए गए हैं, ये रत्नी नहीं है, ये सामाजिक प्रतिनिधि हैं। माने राज्य के निर्णय प्रक्रिया में सामाजिक प्रतिनिधियों की भागीदारी, सत्ता में भागीदारी, राज्य के निर्णय प्रक्रिया और राज्य के शासन में सत्ता में आम जनता की भागीदारी, सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। अब आप रत्नियों का जो पारस्परिक संबंध राजा के साथ, कार्यपालिका के साथ होता है, उसका निष्कर्ष क्या है? इस युग में रत्निन राजनीतिक शक्ति के ढांचे के आवश्यक अंग हैं। रत्निन के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा, समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है। तीसरा, रत्नियों को अवसर है कि वह योग्य व्यक्ति को ही राजा या नेतृत्व नियुक्त करे। रत्नियों को ही यह अवसर है कि अयोग्य व्यक्ति यदि राजतंत्र में राजा बनने का प्रयास करता है तो रत्निन उसे अस्वीकार कर सकता है, सामाजिक अस्वीकृति कर सकता है। रत्नियों को सर्वोच्च संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। राजा को अकेले सर्वोच्च संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है, रत्नियों को भी सर्वोच्च संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और उसमें एक राजा भी है। और इसमें जो इस सूची में लोग हैं, वह सूची में लोग क्या हैं? राजा के सामाजिक स्तर से ऊंचे हैं। सत्ता का भोग भले न करें, लेकिन समाज में जो स्तर भेद है, इनका स्तर भेद राजा के स्तर भेद से बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश नहीं है। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और निरंकुशता विहीन है। यह भाव आपके सामने आता है। अब ये जो तत्व हैं, ये तत्व जो धर्मसूत्र काल है उसमें
प्रवाहित होते हैं। धर्मसूत्र काल में ये सारे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक गुण परंपरा के रूप में चलते रहेंगे। अब धर्मसूत्र ने ज्ञान की 6 शाखाओं का विकास किया। 6 शाखा। धर्मसूत्र बौद्धिकवादी है। धर्मशास्त्र में बौद्धिकवादी राजनीतिक व्यवस्था का विकास है, अबौद्धिक नहीं है, विवेकवादी राजनीतिक व्यवस्था का विकास है। और उसको राजनीति से कैसे जोड़ता है धर्मशास्त्र? वो कहता है कि ज्ञान की 6 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखा है? पहला शाखा है शिक्षा। शिक्षा पहली शाखा है। धर्मशास्त्र काल में राजनीति की शुरुआत शिक्षा से होती है। शिक्षा के बिना राजनीति नहीं चल सकती। इसलिए धर्मशास्त्र में राजनीति का शैक्षणीकरण करने की परंपरा की शुरुआत होती है। अशिक्षित, गंवार, जाहिल ये लोग राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा उसकी अनिवार्य शर्त है। दूसरा शर्त है कल्प, समय, टाइम की पहचान। तीसरा तर्क है निरुक्त, दर्शन, फिलॉसफी, दार्शनिक स्थिति, वैचारिक। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण का मतलब वो साहित्य वाला व्याकरण नहीं है, वो भी है। व्याकरण का मतलब राजनीतिक व्याकरण। इसकी समझ तो होनी चाहिए। राजनीति में नेतृत्वकर्ताओं का राजनीतिक व्याकरण की समझ होनी चाहिए। बिना राजनीतिक व्याकरण को समझे राज्य का नेतृत्व संभालना कठिन है, यह धर्मशास्त्र कहता है। और उसके बाद कहता है छंद, ललित कला, छंद, साहित्य, कला, संवेदनशीलता, यह भी भाग होना चाहिए। और उसमें एक और शब्द है ज्योतिष, भूत, भविष्य, वर्तमान को आकलन करने की क्षमता। यह है धर्मशास्त्र का 6 पॉइंट। इसमें राजनीति नहीं है। इन 6 ज्ञान की शाखाओं में कहीं पॉलिटिक्स नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि क्या पॉलिटिक्स धर्मशास्त्रों में नहीं है? है, लेकिन धर्मशास्त्रों की पॉलिटिक्स निरंकुश क्रूर पॉलिटिक्स नहीं है। धर्मशास्त्रों की पॉलिटिक्स धर्म से जुड़ी हुई है। धर्मशास्त्रों की पॉलिटिक्स छंद से जुड़ी हुई है। धर्मशास्त्रों की पॉलिटिक्स ज्योतिष से जुड़ी हुई है। धर्मशास्त्रों की पॉलिटिक्स निरुक्त से जुड़ी हुई है। मतलब धर्मशास्त्रों ने जिस राजनीति की परंपरा को आगे बढ़ाया वह निहंग राजनीतिक परंपरा है। अपना कुछ नहीं, सब कुछ समाज का। अपना कुछ नहीं, सब कुछ राष्ट्र का। इस बड़ी परंपरा को समझने का प्रयास स्वतंत्र भारत में किया ही नहीं गया। स्वतंत्र भारत में तो परिवारवाद, राजनीतिक दल परिवारवादों का शिकार है। बेटा, पुतो, न जाने क्या क्या परिवार की। धर्मशास्त्र ये नहीं कहता। धर्मशास्त्र कहता है कि अपना भैया कुछ नहीं होना है, हम तो सामाजिक नियंत्रण में हैं। हम एक भी भिखमंगे मान लीजिए उनको, हम जो समाज देगा उसको खाएंगे, जो समाज हमको मानेगा उसी को स्वीकार करेंगे। हमारी सर्वोच्च सत्ता की आत्मा समाज की आत्मा से बद्ध है, यह धर्मशास्त्र कहता है। अब आगे देखिए कि वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन राजा को करना, नेतृत्व को करना चाहिए। अब वेद विहीन का मतलब मान लीजिए कि हिंदू धर्म है, परंपरा है, हिंदू साहित्य है, सब बकवास है। यह नहीं कहता है, कहीं हिंदू शब्द का नाम नहीं है इसमें, कहीं सांप्रदायिकरण नहीं है इसमें। वेद विहीन का मतलब होता है कि सभ्य समाज के लिए संस्कारित व्यक्तित्व का निर्माण, सभ्य समाज के लिए राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का निर्माण, सभ्य समाज के लिए सशक्त, संपन्न, गरीबी मुक्त भारत समाज का निर्माण, यह है वेद विहित राजनीति। और धर्मशास्त्र ने वेद विहित राजनीति को मान्यता दी है। इसलिए यह कहना कि धर्मशास्त्र पाखंड है, ये है वो है, ये मूर्ख लोग करते हैं। इस देश में बुद्धिजीवियों में मूर्खों की बयार है, जो भारत की संस्कृति को नहीं समझते, भारत के मूल्यों को नहीं समझते, क्योंकि उस संस्कृत में अंग्रेजी में नहीं है, गूगल पर नहीं है, उसको गूगल पर आप खोज नहीं सकते, व्याख्या करना पड़ेगा।
जब विवेक रहेगा तो व्याख्या करेंगे। तो धर्मशास्त्र की राजनीति की इस परंपरा का यह आधार है। और मैंने आपको 25 मिनट तक इस बात पर रखी, मैं अगले बार फिर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि धर्मशास्त्र में राजनीति की परंपरा और धर्मशास्त्र में राजनीति का उद्देश्य क्या 2020 के भारत के राजनीतिक परंपरा से मेल कहीं खाता है, इस बात को देखना हमारा उद्देश्य है और मैं इस उद्देश्य को देखने का प्रयास करूंगा। तब तक इंतजार करिए, फिर अगले क्लास में। नमस्कार।